Everyone, welcome back to SS classes. Today I will start the new topic of physics chapter 3, which is the force and friction. तो this topic is unit of force. So इससे पहले हमने पढ़ा था कि SI यूनिट में वेट जो होता है न्यूटन होता है एंड CGS यूनिट में हम लोग डाइन बोलते हैं किसको, फोर्स को. तो ये जो SI यूनिट ली गई है फोर्स की, वो किससे ली गई है? तो ये एक फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन के नाम से ली गई है. ठीक है, इनका जो नाम का पहला अक्षर है, कैपिटल अक्षर है, सर आइजैक में से, दोनों में से सर आइजैक में से क्या लिया, पहला कैपिटल अक्षर लिया गया है, तो SI तभी बना है. ठीक है, सर से लिया गया है S एंड आइजैक से लिया गया है I, तो इसे बोला गया है SI यूनिट ऑफ फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन ने ही इसका इन्वेंशन किया था इस वजह से. ठीक है, और CGS यूनिट होती है फोर्स की, वो है डाइन. सो इसमें हमें इतना ही पढ़ना है. अब हम पढ़ने वाले हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स. तो आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी दीवार को पुश करते हैं, ठीक है, जब हम ट्राई करते हैं व्हेन पुश ट्राई ऑफ वॉल, ठीक है, पुश करते हैं वॉल को, तो हमें क्या फील होता है, इफ़ वी वॉल आल्सो पुशिंग अस, कि वॉल क्या है, हमें पीछे की तरफ पुश कर रही है. द हार्डर वी पुश द हार्डर द वॉल आल्सो पुशेस. जब हम इस पर दीवार पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो कुछ अप्लाई ही नहीं होता है ना, कि मतलब हम दीवार पे इतना दबा रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, लेकिन उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो दीवार क्या है, बहुत हार्डर है. वैसे ही एग्जैक्ट वैसे ही फॉर्मेशन होता है जब किसी बॉडी को पुल हम करते हैं रोप टूवर्ड द लेफ्ट, मतलब हम किसी रस्सी को अपोजिट साइड में खींचते हैं, तो वो रोप भी क्या करती है, उसके राइट हैंड में क्या करती है, फोर्स लगाती है. तो फोर्स अप्लाई हो रहा है बाई अस द वॉल एंड बाई द वॉल ऑन अस इन वन पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स. ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड हो रहा है बाई बॉय ऑन रोप, जो रोप्स पर अप्लाई हो रहा है, हैंड रोप ऑन बॉय. ठीक है, और रोप से बॉय पर अप्लाई हो रहा है, तो इन अदर फोर्स, इस पेयर को हम लोग एक्शन रिएक्शन फोर्स कहेंगे, है ना. इसमें क्या होता है, फोर्स की जो क्वांटिटी होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि हम लोग इधर भी लगा रहे हैं इधर भी लगा रहे हैं, फोर्स तो इक्वल साइज लग रहा है, लेकिन कोई मतलब उसका कोई जैसे दिखाई ही नहीं दे रहा है, कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है कि मतलब क्या हो रहा है, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है. तो एक्शन रिएक्शन फोर्स जो होता है एक्ट करता है सिमल्टेनियसली एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. दे आर सेम मैग्नीट्यूड बट एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन. दे डू नॉट कैंसिल वन अदर. दोनों में से कोई भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाता. ये बताया ना कि इसका कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाई देगा जब सेम डायरेक्शन में लगेगा. तो इसके कुछ एग्जाम्पल से हम पढ़ लेंगे. दीज प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स मेड न्यूटन स्टेट. ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ है, ये न्यूटन स्टेट है कि एवरी एक्शन जो होता है वो इक्वल होता है अपोजिट रिएक्शन के. ठीक है, यानी कि हम किसी को फोर्स लगाएंगे तो वो वस्तु भी हमारी ओर उतना ही फोर्स लगाएगी, है ना. तो ये जो है न्यूटन का एक लॉ भी है. तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेट इफेक्ट ऑफ ए फोर्स. तो इफ़ टू और मोर फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो या दो से अधिक फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में काम करेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा, इज द सम ऑफ टू फोर्सेस in that direction. So two forces acting in same direction produce greater effect. तो ये जो दो फोर्सेस होंगे जब सेम डायरेक्शन में लगेंगे एक साथ, तो इसका इफ़ेक्ट भी क्या दिखाई देगा, ज़्यादा दिखाई देगा. जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि ये जो पुलिंग कार्ट है, ये हॉर्स जो पुल कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर अगर वन हॉर्स 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा हॉर्स भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि ये लोग सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जल्दी पहुँचेंगे कहीं भी. अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही हॉर्स होता तो सारा भार तो उसी पर पड़ता, तो वो थोड़ा धीमे चलता या फिर धीमे धीमे मतलब पहुँचता, कहीं भी जाना होता. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर जो है दो फोर्सेस या दो से अधिक फोर्सेस एक्ट करेंगे सेम डायरेक्शन में, तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो हमें ज़्यादा दिखाई देगा. ओके, तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं. इफ़ टू अनइक्वल फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, द रिजल्टेड इन द डिफरेंस द टू फोर्सेस इज डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स. अगर दो अनइक्वल फोर्सेस एक्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, एक तो फोर्स भी अनइक्वल है ना, और वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, तो जो हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कहाँ ज़्यादा होगा, वहाँ पर ज़्यादा होगा जहाँ पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो अनइक्वल फोर्सेस हैं. देखिए ये भी एक बॉय है, ये भी एक बॉय है, तो ये 50 न्यूटन का बल लगा फोर्स लगा रहा है और ये 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है. तो इन दोनों में से ज़्यादा न्यूटन का फोर्स जो लगा रहा है, उधर फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा. जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसकी तरफ वस्तु ज़्यादा खींचेगी, है ना. तो यहाँ पर देखिए 60 न्यूटन है, तो ये फोर्स ज़्यादा अपनी ओर खींच रहा है. तो व्हेन टू अनइक्वल फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्सेस आर आल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन.
ठीक है। तो जब अनइक्वल फोर्सेस या अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो इफेक्ट कहाँ दिखाई देगा, हमें अपोजिट डायरेक्शन में ही दिखाई देगा। हैंस इन इफेक्ट द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन द लार्जर फोर्स, और फोर्स का डायरेक्शन वहाँ पर घूमेगा जहाँ पर लार्जर फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट इन डिफरेंट बिटवीन टू फोर्सेस, ये रिजल्ट था दो डिफरेंट फोर्सेस के बीच। तीसरा है हमारा इफ़ टू इक्वल फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन द नेट फोर्स इज ज़ीरो। अगर दो इक्वल फोर्स जो होंगे वो काम करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो उनका जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा। कैसे, हाउ मैनी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ये बॉय भी 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये भी 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपनी ओर खींच रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है। जैसे आप लोगों ने पुलिंग रस्सी, ये जो क्रॉप वाला होता है गेम खेला होगा, कुछ लोग इधर होते हैं कुछ लोग इस साइड होते हैं, जो जिधर क्या होता है वज़न ज़्यादा होता है, जिधर फोर्स ज़्यादा लगता है उधर की ओर रोप जो है वो खिंच जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, इफ़ टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड में यूज़ होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ना। नो नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, तो इस कंडीशन में जो बॉडी का वेट है वो अप्लाई नहीं होगा, तो ये कंडीशन जो है वो नेट फोर्स जो होगा एक्ट होगा बॉडी का, कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब इक्वल। मान लीजिए मतलब दो लोग हैं, वो लोग एक लोग इधर रस्सी खींच रहा है एक लोग इधर रस्सी, और दोनों लोग एक इकट्ठा मतलब एकदम बराबरी से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो दोनों रस्सी को छोड़ के गिरेंगे ना इधर उधर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेट तो इक्विलिब्रियम है, ना तो ये अपनी ओर ज़्यादा खींच पा रहा है ना तो ये अपनी ओर ज़्यादा, क्योंकि दोनों लोग सेम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, यानी क्वान्टिटी सेम फोर्स की जो है वो सेम है इस वजह से, ठीक है। तो ये जो फोर्स के एग्जाम्पल थे, आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब किस फोर्स में मतलब क्या अप्लाई हो रहा है और किस डायरेक्शन में फोर्स कहाँ पर ज़्यादा लगेगा, कहाँ पर कम लगेगा, कहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। तो ये सब आप लोग को याद कर लेना है, और इसके जो एक्सरसाइज है मैं क्वेश्चन आंसर छोड़कर बाकी सब करवाऊँगी और आपको खुद आंसर देना होगा ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फोर्स तो हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया लगभग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन। तो व्हाट इज़ अ फ्रिक्शन। तो देखिए, जब भी आपने देखा होगा कि कोई बॉल रोल कर रही है ग्राउंड में या फील्ड में, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद वो उसका जो मूविंग होता है ऑब्जेक्ट का वो रेस्ट में आ जाता है ना। तो वो कुछ देर बाद बॉल जो है वो रोलिंग बॉल जो होती है वो जाकर रुक जाती है कहीं पर। ये जो अनसीन फोर्स होता है वो अपोजिट होता है मोशन के, मतलब उस बॉल के मोशन के अपोजिट होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, जिसकी वजह से वो बॉल क्या होती है कुछ टाइम के बाद, मूवमेंट के बाद रुक जाती है ना। तो फ्रिक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द फोर्स डैट अपोजेस द मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो फ्रिक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी फोर्स जो है कि अगर अपोजिट साइड में लगेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में लगेगा मोशन ऑब्जेक्ट के, ठीक है। कोई कार चल रही है, हमने बताया था, या ये मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, इसको हमने रोल किया तो ये रोल हुआ, लेकिन कहीं पर यहाँ पर फ्रिक्शन काम किया, मतलब कि ये यहाँ तक रोल हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स काम किया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा तो ये वहाँ पर जाकर क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो क्या होगा कि जब मतलब कोई फ्रिक्शन को हम इसीलिए डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा किसी ऑब्जेक्ट के, मोशन वाले ऑब्जेक्ट के, तो वहाँ पर क्या फ्रिक्शन काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, इन दिस फिगर गिवन बिलो द बॉक्सेस इज हैवी, ये जो बॉक्स है वो हैवी है, एंड देयरफॉर इवन व्हेन टू बॉयज़ आर पुशिंग इट, इसे दो बच्चे क्या है लड़के पुशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इट डन नॉट मूव, लेकिन ये मूव नहीं हो रही है। दिस इज़ बिकॉज द फोर्स अप्लाइड बाई द बॉयज़ टूवर्ड्स राइट जस्ट इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग टूवर्ड द लेफ्ट। क्यों नहीं मूवमेंट कर रही है ये, क्योंकि ये बॉयज़ उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना कि फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही लग रहा है और बॉयज़ भी उतनी ही टेंडेंसी मूव कर पा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है, फोर्स इज एक्टिंग बट बॉडी डज नॉट मूव। फोर्स तो वो लग रहा है लेकिन बॉडी जो है वो मूवमेंट नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर काम कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स। सो इसकी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, चलिए पढ़ते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि फ्रिक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है मोशन के, एंड स्लो कर देता है, स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट और प्रिवेंट्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूविंग व्हेन अ स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। बताया ना कि ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में लगेगा और ये उसकी जो मोशन है उसको स्लो कर देगा और आखिर में वो जाकर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, है ना। इन दिस केस, इस केस में जो है, इन द केस ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग,
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है तो वो खुद से सेल्फ एडजस्टिंग हो जाता है। कैसे? व्हेन ए स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड, जब थोड़ा सा फोर्स अप्लाई होता है तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल इट डज नॉट मूव, वो मूव नहीं करेगी। एज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट इक्वल टू अपोजिट इन डायरेक्शन ऑन द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, क्योंकि जो फोर्स वहाँ पर बाहरी फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है, इस वजह से वो मूव नहीं कर रही है। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को थोड़ा बढ़ा दें तो टेबल will still not move, indicating that value of frictional force has also increased and become equal to external force। तो भी वो मूव नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है कि वो एक्सटर्नल फोर्स भी, जो एक्सटर्नल फोर्स हम जितना लगा रहे हैं उतनी फ्रिक्शनल फोर्स फिर से उस पर लग रहा है। देयरफॉर एज अ लॉन्ग बॉडी एट द रेस्ट द फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग, मतलब अगर कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो उसे अपने अनुसार ही सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। ठीक है। थर्ड है फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट बिटवीन मूविंग पार्ट्स। अगर हम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करें मूविंग पार्ट्स में, ठीक है, व्हेन टू सरफेस रब एंड मूव अगेंस्ट द अनदर फ्रिक्शन कॉजेज सरफेस हीट अप। अगर दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम मूव मतलब आपस में घर्षण करें या फ्रिक्शन करवाएं तो वो गर्म हो जाते हैं, तो क्या होगा, इसका कॉज क्या होगा, सरफेस जो होगा उनका हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। जैसे एग्जाम्पल है सोल्स ऑफ आवर शूज़ गेट worn आउट, टायर ऑफ कार्स गेट worn आउट। ठीक है। सेकेंड है हमारे जो मतलब हमारे जो सोल हैं शूज़ के वो चलते 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 क्या होते हैं, घिस जाते हैं ना। और जैसे टायर होता है तो वो भी क्या होता है, कार चलते 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 मतलब घिस जाती है तो फिर उसे चेंज करना पड़ता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो घिस रहा है, इसका मतलब वहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, इसी वजह से तो वो घिस जा रहा है, नहीं तो नहीं घिसता। तो हमारा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। व्हेन ए बॉडी इज कीप्ड ऑन अ टेबल इज वेट एक्ट द वर्टिकली डाउन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो टेबल पे रखा होता है या फिर मान लीजिए बुक टेबल पे बुक रखी हुई है तो ये जो है ये जो फोर्स लग रहा है इस पर टेबल पे रख रहा है ऊपर की ओर लग रहा है और ये नीचे की ओर जो है वेट है इसका, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन किसे बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस ऑन विच द बॉडी इज प्लेस। जहाँ पर बॉडी होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब उसके जस्ट सामने होगा। ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वर्टिकली अपवर्ड होगा इन द सरफेस इन incline then normal reaction perpendicular to the incline। नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। फिर है हमारा इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है और भी वैल्यूज, इसकी वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग, काइनेटिक। तो कौन कौन से रोलिंग फ्रिक्शन है, तो चलिए पढ़ते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड स्मॉल पुश और पुल इज अप्लाइड। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, ठहरी हुई अवस्था में है, रुका हुआ है, और अगर उसमें थोड़ा सा पुल करे, फोर्स अप्लाई करे तो इट डज नॉट मूव, तो मूव नहीं करता है। हेंस ए फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है जिसे हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। एज द पुश और पुल इज इंक्रीज, अगर हम पुशिंग या पुलिंग को थोड़ा बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस टू बी रेस्ट, तो भी वो क्या रेस्ट की अवस्था में है ना, तो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की अवस्था में है। दिस शोज दैट द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो इंक्रीज। इसका मतलब क्या है कि जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हेंस द स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसीलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है विच एक्ट ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज acting on it। On increasing external force push or pull slowly there comes stage between ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट मूविंग। अगर हम थोड़ा और पुश या पुल करें तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। इसका मतलब वो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इफ़ द पुश और पुल इज फर्दर इंक्रीज द ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव डायरेक्शन ऑफ पुश और पुल। अगर हम फर्दर उसके जो मूवमेंट है उसको इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारा पुश और पुल को हम इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, स्लाइडिंग और काइनेटिक फोर्स भी हो सकता है। जैसे व्हेन वी स्लाइड ए बुक और ऑन ए ऑब्जेक्ट टेबल और ग्राउंड द फ्रिक्शन अपोजिंग द मोशन ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। जब हम स्लाइड को या बुक को थोड़ा सा स्लाइड करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को टेबल पे या ग्राइंड को स्लाइड करते हैं तो वहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। जैसे ये पेन है, हमने इसको ऐसे स्लाइड कर दिया, मतलब इसे स्लाइड किया तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा अपनी जगह से, तो इसे हम बोलेंगे स्लाइडिंग और काइनेटिक
फ्रिक्शन। फिर है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो रोल करता है ग्राउंड में लाइक अ कार ऑन व्हील्स, द फोर्स विच अपोज द मोशन रोलिंग फ्रिक्शन। तो जो फोर्स अप्लाई होगा रोलिंग फ्रिक्शन के अपोजिट में उसे बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। इट इज़ ईजियर टू मूव लार्ज लूज बाय मूविंग देम रोल्स। तो ये क्या होगा, ज़्यादा ईजी होगा मूवमेंट कराने में। तो पहला क्या है, सबसे ज़्यादा स्टैटिक फोर्स में फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, फिर काइनेटिक फोर्स में से कम, और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम यूज़ होगा, क्योंकि रोलिंग में हम लोग थोड़ा सा रोल करेंगे तो वो क्या होगा, आगे बढ़ जाएगी वस्तु अपने से खुद ही। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो ज़्यादा होगा एंड स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन का की अपेक्षा, विच इज टर्न द ग्रेटर रोलिंग फ्रिक्शन। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन की एडवांटेज क्या होती है। ठीक है, तो कौन कौन से फ़ायदे हैं फ्रिक्शन के। तो कार्स, बसेस, साइकिल एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें जो है वो एबल है टू मूव ऑन द रोड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आपने सोचा है कि ये सारी चीज़ें जो मूवमेंट करती हैं वो किसकी वजह से कर पा रही है, फ्रिक्शन की वजह से। बिटवीन द रोड एंड टायर, रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन हो रहा है तभी। फ्रिक्शन जो है वो ऑफर करता है द ग्रिप रिक्वायर्ड बिटवीन द रोड एंड टायर टू प्रिवेंट स्लीपिंग। फ्रिक्शन जो है वो जो ग्रिप होता है ना, बसेस या साइकिल का, और जो टायर होता है वो स्लीप करने से, यानी कार को या फिर किसी भी बसेस कार को स्लीप करने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। वी आर एबल टू वॉक, हम लोग जो चल पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से। बिटवीन द शूज़ एंड ग्राउंड, शूज़ एंड ग्राउंड के बीच जो फ्रिक्शन होता है इसकी वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, चल पाते हैं। इफ़ देयर वॉज नो ग्रिप ऑन फ्रिक्शन, अगर वहाँ पर कोई फ्रिक्शन या ग्रिप काम ना करे तो बिटवीन आवर शूज़ एंड ग्राउंड वी वुड नॉट बी एबल टू वॉक, तो हम लोग चल ही नहीं सकते हैं। वी वॉक बाई पुशिंग द ग्राउंड बैकवर्ड। ठीक है, ऑन स्मूथ सरफेस, और स्मूथ सरफेस पे क्या होता है, जहाँ पर पॉलिश होती है, यहाँ पर टाइल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर फ्रिक्शन जो होता है बहुत कम होता है। इस वजह से वहाँ पर स्लीप होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम लोग को वहाँ पर ध्यान से चलना होता है ना। जहाँ टाइल्स वगैरह घर होता है या टाइल्स वगैरह लगे होते हैं वहाँ पर चलने में हमें केयरफुली ध्यान देना होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पर कम हो जाता है। जितने भी, ये बात आपको याद रखनी है, जितने भी मतलब रफ़ सरफेस होंगे वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और जितना ही स्मूथ सरफेस होगा वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा। तो फ्रिक्शन कम होगा तो हम लोग को क्या होगा कि हम लोग स्लीप होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, रोल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड ब्रेक्स शोज डाउन द कार और बसेस, इट कम टू ए हाफ। When brakes are applied, the brake shoes rubs against the wheel drum. The friction between the slow the wheel down. Okay? जो फ्रिक्शन होता है बिटवीन द व्हील एंड ब्रेक्स, व्हील एंड ब्रेक के बीच में जब वो स्लो कर देता है कार को एंड बस को, कम टू द हार्ट। ठीक है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक अप्लाई होता है तो ब्रेक जो होता है शो द रब अगेंस्ट व्हील ड्रम, द फ्रिक्शन बिटवीन दी स्लो व्हील डाउन। तो वो क्या होती है, वो अपनी जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो अपना स्लो हो जाता है ब्रेक लगने के बाद। Writing is possible due to friction. If paper is very smooth is difficult to write. अगर फ्रिक्शन कम हो, ठीक है, पेपर पे, तो हम लोग को जो स्मूथ पेपर होगा उसमें लिखने में क्या होगा, बहुत डिफ़िकल्टी होगी ना। फ्रिक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू हैमर ए नेल इनटू द वॉल। फ्रिक्शन जो है वो ज़रूरी है हैमर ए नेल इनटू द वॉल। ठीक है, हमारे जो नेल हैं वो क्या होते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं, है ना, इनटू द वॉल। वॉल क्या होती है, हमारी थोड़ी रफ होती है। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम करेगा। मैच स्टिक आर स्ट्रक अगेंस्ट ए रफ सरफेस, मैक डम द बर्न, दिस इज़ अ पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन। मैच स्टिक जो माचिस होती है, ठीक है, उसके जो आपने देखा होगा उसके बाहर वाला जो हिस्सा होता है जहाँ से हम लोग उसको इस तरीके से ऐसे करते हैं, स्ट्रक करते हैं, तो वहाँ पर जो रफ़ एरिया होता है, वो रफ़ एरिया अगर ना हो तो वो जल ही नहीं पाएगी माचिस। तो ये सब पॉसिबल है ड्यू टू द फ्रिक्शन की वजह से ही। ठीक है, आपने मैन वर्सेस वाइल्ड में कई बार देखा होगा कि उसने पत्थर से आग लगाने की कोशिश की, तो पत्थर से जो आग लगी वो किस वजह से लगी, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डिसवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। क्या क्या डिसवांटेज है फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है हीट को, और दिस कॉन्स्टेंट हीट प्रोड्यूस बिटवीन द मूविंग पार्ट लीड टू वेयर एंड टीयर ऑफ मशीन पार्ट, हैंस रेगुलर मेंटेनेंस द मशीन्स इज़ रिक्वायर्ड। तो फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि तो कांस्टेंट हीट जो है वो प्रोड्यूस करता है बिटवीन मूविंग पार्ट लीड टू वियर एंड टीयर मशीन पार्ट। ठीक है, तो अगर इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा तो भी क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, तो मशीन को रेगुलर मेंटेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी एक फ्रिक्शन का क्या है, एक डिसवांटेज है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो दूसरा है हमारा फ्रिक्शन रिजल्ट इन लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट।
फ्रिक्शन से क्या होता है कि लॉस होती है एनर्जी हीट की, तो ये एनर्जी जो होती है कैन नॉट बी रिकवर्ड, इसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। हैंस देयर इज़ डिक्रीज इन इफिशिएंसी ऑफ मशीन, तो ये किसी भी मशीन की इफिशिएंसी जो होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको कम कर देती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का। तीसरा है इफ़ सरफेस आर वेरी रफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन पर्सन वॉकिंग ऑन इट इज़, अगर सरफेस बहुत ज़्यादा रफ हो जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्टिंग होगा ऑन द पर्सन वॉकिंग ऑन इट्स वेरी हाई, तो उस जो मतलब चलने वाले पर्सन को मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट यूज़ करना पड़ेगा पार्ट टू वॉक के लिए, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का। अब है मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन जो है वो कैसे इंक्रीज़ होता है। तो सोल ऑफ शूज़, जो हमारे जूते के नीचे सोल होते हैं, हैव ग्रूव ऑन देम इंक्रीज फ्रिक्शन, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं फ्रिक्शन को, ग्रूव। टायर हैव ट्रेंड ऑन द टू इंक्रीज फ्रिक्शन, अगर टायर जो होते हैं उसमें ज़्यादा क्या होता है कि उसके सोल जो होते हैं या ट्रेड जो होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। स्प्रेडिंग सैंड ऑन सरफेस इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, ठीक है, सैंड सरफेस पे भी क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। टू गेट ए बेटर ग्रिप, वेस्टर्स या फिर जिमनास्टिक्स रब रफ पाउडर और सैंड देयर पाम ऑफ इंक्रीज फ्रिक्शन, तो ये सब भी क्या है, इंक्रीज़ करने वाले हैं फ्रिक्शन को। फिर है मेथड डिक्रीज फ्रिक्शन, वो मेथड जिससे हम फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट रिड्यूस फ्रिक्शन, lubricants like powdered graphite, compressed air, oil used between machine part of reduce the friction, है ना। pouring oil on a surface reduce friction, hence we tend to slip, ठीक है, हम ऐसी जगह पर क्या कर सकते हैं, पोर कर सकते हैं, ऑयल डाल सकते हैं जहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा करके हम फ्रिक्शन को बहुत कम कर सकते हैं, हेंस वी टेंड टू स्लिप, लेकिन हम वहाँ पर स्लिप कर सकते हैं। बॉल एंड रोलर बियरिंग आर प्लेस बिटवीन टू मूविंग सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन, जो रोलिंग बॉल होते हैं अगर वहाँ पर लग रहा हो तो रिड्यूशन करता है फोर्स को, ये कन्वर्ट करता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन विच इज़ लेसर। बाय पॉलिशिंग सरफेस फ्रिक्शन इज़ रिड्यूस, अगर हम किसी सरफेस को पॉलिश करते हैं, जैसे बताया ना कि टाइल्स वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। एयर रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस बाय स्ट्रीमलिंग एंड शेपिंग द एरोप्लेन, कार, शिप स्ट्रीमिंग प्रोड्यूस बाय विच शेप और स्मूथ विदाउट रफ्ट एजेस, ठीक है, तो उसको जो जहाँ एयरपोर्ट वगैरह होते हैं तो वहाँ पर जो सरफेस होता है वहाँ का वो स्मूथ होता है विदाउट एनी रफ्ट एजेस, ठीक है, ताकि वहाँ पर क्या है, एरोप्लेन आसानी से लैंड कर पाए। बाय यूजिंग फाइन पाउडर फ्रिक्शन इज़ रिड्यूस, ठीक है, एग्जाम्पल कैरम बोर्ड यूज़ टैल्कम पाउडर एक्सेट्रा, हम क्या करते हैं, फाइन पाउडर का यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, जैसे कैरम बोर्ड में, ताकि जो हमारे जो कॉइन है वो आसानी से क्या हो जाए, स्ट्राइक हो पाए, टैल्कम पाउडर का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन, एग्जांपल सूटकेस विद व्हील लगाकर हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को, एग्जांपल सूटकेस में। फ्रिक्शन हैज़ इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन बट फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी टू अस, फ्रिक्शन की बहुत सारे एडवांटेज भी हैं एंड बहुत सारे लिमिटेशन भी हैं, लेकिन फ्रिक्शन क्या है, बहुत ज़रूरी भी है। देयरफॉर इस फ्रिक्शन इज़ कॉल्ड नेसेसरी इविल, इसलिए हम फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल बोलेंगे, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक था, इसी से हमारा चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का ख़त्म होता है। तो अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को देख लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। आप लोग ये जो मैंने एक्सरसाइज दी है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मुझे इसका आंसर भेजिए। ये 4 क्वेश्चन है, इसका आंसर भेजिए, देखते हैं कौन कितना सही आंसर दे पाता है इसका, ठीक है, नहीं तो फिर मैं खुद बताऊँगी। तो आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।